अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूँ फयाज स्पीक की एक नई एपिसोड के साथ। और आज मेरे साथ मेहमान शख्सियत हैं अवैस यूसुफजई, सीनियर सहाफ़ी हैं और गुज़श्ता कई वर्षों से कोर्ट को कवर कर रहे हैं। आज के इस व्लॉग में हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालिक कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक्चुअली चल क्या रहा है, और ख़ासकर ईमान मज़ारी एडवोकेट और हादी अली चट्ठा की गिरफ्तारी को लेकर जो एक नया तनाज़ा जन्म ले चुका है और मुख्तलिफ किस्म की बातें हो रही हैं। खासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनर जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के जो रिमार्क्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ आज सदर वाजिद गिलानी ने एक वीडियो पैगाम भी जारी कर दिया है। और उसके अलावा जो है ईमान मज़ारी को सजा सुनाने वाले जज अफजल मजोका से मुतालिक एक बड़े ही अहम रिमार्क सामने आए हैं, और वो भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने किए हैं, और एक तरह का उन्होंने पूरा चार्जशीट ही कर दिया है। वो क्या है आज हम जानेंगे अवैस यूसुफजई से, और इस पर हम उनका तजिया भी देंगे कि ये चीज़ें आखिरकार किस तरफ जा रही हैं। अवैस, सबसे पहले तो ये बताएं कि हम देखते आ रहे थे कि जब चीज़ें सेटल हो गई, इवन के जब तारिक महमूद जहांगीरी साहब फारिग हो गए, उनको ओहदे से हटा दिया गया, उसके बाद यूँ लग रहा था कि शायद चीज़ें जो हैं सेटल होने जा रही हैं। लेकिन अब जिस तरह से रिमार्क सामने आ रहे हैं मोहसिन कियानी साहब की तरफ से, उससे तो बज़ाहिर लग रहा है कि अभी भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं स्मोक है। बिल्कुल फयाज महबूब साहब, देखें, जो जस्टिस कियानी साहब हैं, ये सीनियर प्यूनी जज हैं और वो इस तरह से मुतासरा हैं कि उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, लेकिन जो आईनी तरमीम के बाद तरीक़ेकार चेंज हुआ चीफ जस्टिस बनने का, और फिर ट्रांसफ़र जज होने के बाद जिस तरह सरफराज मोहम्मद डोगर जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट से आए और वो चीफ बन गए, तो उसके बाद उन्होंने सीनियरिटी भी चैलेंज की, और ये एक पूरा बैकग्राउंड है इसका। बिल्कुल। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी काफ़ी, आप ये कह लें कि दिल गिरफ्तार रहे हैं उनकी सिचुएशन, और वो उन लोगों में थे जिन्होंने सीनियरिटी भी चैलेंज किया, वो उन लोगों में थे जिन्होंने अदालती जो अमूर हैं उसमें मुदाखलत का ख़त भी लिखा, और फिर इन जजेस का जो एक ग्रुप बना हुआ था वो इस तरह से टूट गया कि इनके एक अहम जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी थे, जो इनके ग्रुप के समझे जाते हैं हम ख्याल जजेस के, वो जो है नाअहल हो गए और उनको ओहदे से हटा दिया उसके गया। अलावा एक और जज साहब इनके साथ बज़ाहिर इनके साथ थे, जस्टिस अरबाज मोहम्मद ताहिर साहब थे। देखिए, शायद जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर तो बहुत पहले जो है इनका साथ छोड़ गए थे। हालांकि वो खत वालों में शामिल तो थे। इब्तिदाई खत वालों में शामिल थे, लेकिन बाद में जो सीनियरिटी के इशू पे जो खत लिखा उसमें वो शामिल नहीं थे। तो वो डिस्टेंस कर लिया था उन्होंने खुद को डिस्टेंस कर लिया था, और वो जो है अब इनके साथ उन चीज़ों में शामिल नहीं हो रहे जो आईनी तरमीम के बाद इन जजेस ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया और जो सूरत हाल सामने आई। लेकिन मुझे इसमें एक चीज़ नहीं समझ आई कि जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, उन्होंने दो जज जब कंफर्मेशन का मामला उनका गया तो उसकी भी मुखालफत की, उन्होंने खत लिख दिया। बिल्कुल किया। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास और जस्टिस मोहम्मद आसिफ की जब कंफर्मेशन का मामला गया, लेकिन जब वो कंफर्म हो गए और हलफ उठाने के लिए वो आए, तकरीब में उनकी हलफ बर्दारी तकरीब थी, उसमें शरीक भी हुए। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ना सिर्फ उसमें शरीक हुए बल्कि वो काफ़ी खुश भी दिखाई दिए। मैंने तो देखा, जो ऑब्जर्व किया, वो जो है काफ़ी हंस भी रहे थे और सबसे मिल भी रहे थे। तो मेरा ये ख्याल था कि उसके बाद वो थोड़ा सा शायद उनका रवैया या वो चेंज हो जाए, लेकिन जो रिमार्क्स आ रहे हैं उनके पास केस तो इस तरह के नहीं लग रहे जो मीडिया पे रिपोर्ट हो या हाइप हो या कोई इस तरह की सूरत हाल बने, हेडलाइंस बने। लेकिन वो किसी भी केस में, जो एक आम कोई केस होता है जो हमने रिपोर्ट भी नहीं करना होता, लेकिन उसमें वो घुमा फिरा के बात इस तरफ ले जाते हैं कि एक मैसेज जो है उनका वो कन्वे हो जाता है। ठीक है, तो अब जो ईमान मज़ारी की गिरफ्तारी को लेके उन्होंने कल बड़े ही अहम रिमार्क्स दिए थे, और एक तरह का उन्होंने बार को जो है मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है। ये कैसा जो है, आपको क्या लग रहा है इसके पीछे क्या बात हो सकती है, क्या हो सकता है? क्योंकि ज़ाहिर है अरेस्ट तो हुई हैं और वो उनकी मौजूदगी में ही हुई हैं, जो बार के सदर हैं वाजिद गिलानी साहब हैं, उसके अलावा जनाब मंजूर जजा साहब हैं, फिर हड़ताल भी की गई, खैर उस पर तो माफ़ी तलाफी होकर मामला सेटल हो गया। देखिए फयाज साहब, जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं, मैं थोड़ा हैरान हूँ इन रिमार्क्स पे कि उन्होंने कहा कि बार को मेडल मिलना चाहिए, कि वो गिरफ्तार भी खुद कराते हैं और जेल छोड़ के आते हैं। इस तरह की बातें उन्होंने की हैं जो नहीं करनी चाहिए थी। उनको शायद सूरत हाल का अंदाजा नहीं। हम ये 3 दिन कवर करते रहे हैं जब ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को बार के सदर वाजिद गिलानी ने ही अपने ऑफिस में जो है जगह दी और उनको गिरफ्तारी से बचाए रखा। तो ये गिलानी साहब ही थे, ठीक है, उन्होंने माजी में उन पे पर्चा भी कराया है, इसमें तो कोई शक नहीं, दौर रहे कोई नहीं है इसमें। लेकिन जब गिरफ्तार करने पुलिस आई थी, तो आप ये देखें, इस सर्दी में
जब ये लोग अंदर हीटर में बैठे हुए थे और खाने खा रहे थे तो पुलिस वाले उनके इंतजार में बाहर सर्दी में बैठे हुए थे, और 3 दिन 3 रातें ये इस तरह का सिलसिला था। फिर मुझे ये बताएं कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो बार के सदर और सेक्रेटरी को भी मार पड़ी है, वो उन्हें तो मार के लेके गए हैं ये। तो उन पे जो तशद्दुद हुआ है, तो आप ये किस तरह कह सकते हैं कि उन्होंने हवाले कर दिया पुलिस के? बल्कि मैंने खुद उनका इंटरव्यू किया गिलानी साहब का, तो उन्होंने बताया कि हमने इतनी आसानी से तो उनको नहीं जाने देना था, तो जाहिर सी बात है जब हम मुजाहमत कर रहे थे तो हमें भी उन्होंने मारा। तो ये तो एक एडमिटेड फैक्ट है, इस पे तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो मुझे बताए ना कि जो एक केस आपके सामने ही नहीं है, आप उस पे ना सिर्फ राय दे रहे हैं बल्कि इस तरह का एक को ब्लेम भी कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा, क्योंकि ज़ाहिर है अवैस इस पूरे केस के ऊपर या फैसले के ऊपर सवालात तो बहुत से लोग उठ रहे हैं। जैसे उस दिन जो है जस्टिस सरदार सरफराज दोगर साहब ने एक रिमार्क्स दे दी उनके वकील होने के ऊपर, उनको भी लोग गैर ज़रूरी कह रहे थे कि वो गैर ज़रूरी थे। बल्कि मेरे जितने भी हमारे जो सीनियर्स हैं जो कोर्ट कवर करने वाले लोग हैं उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि देखिए ये बड़े गैर ज़रूरी रिमार्क्स, इनकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अपीलें इसी हाई कोर्ट में आनी है और आपने उनको फिक्स करना है। और अगर फिक्स नहीं होती, जैसे कि आपने कहा हुआ है कि अब आप जो जितनी भी अपीलें आएंगी वो आपके जो अपने टाइम पर मुकर्रर होंगी, तो अब जब वो टाइम पे मुकर्रर होंगी वो तो फिर बड़ा टाइम लगेगा उसको। नहीं, उस टाइम के अलावा आप ये देखें ना कि उसके फिर आप भी ऊपर उंगलियां उठेंगी। आप चूंकि एक इदारे के सरबराह हैं, बीइंग चीफ जस्टिस, और फिर आप हो सकता है आपके बेंच में मास्टर ऑफ द रोस्टर भी है ना। हाँ, मास्टर ऑफ द रोस्टर है, फिर आपके बेंच में भी लग सकती है कि आपके अपने बेंच में वो केस लगे और आप सुने, तो उसमें फिर एक मेरा ख्याल है वो आ जाएगा बाइसनेस आ जाएगी। और इसी तरह जैसे अब मोहसिन कैनी साहब ने रिमार्क्स दिए हैं, तो मेरे ख्याल में ये भी मेरे ख्याल में बनते नहीं थे। और क्योंकि आज फिर वाजिद गिलानी साहब ने उस पर आके एक पूरा जो है अपना एक वीडियो बयान भी दिया है और उन्होंने कस्में उठा के उतनी यकीन दहानी करवाई है कि वो इस सब के पीछे नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि हम तो वो उन लोगों में थे जिन्होंने उनको अपने पास रखा था। बहरहाल जो कुछ होना था ये तो हो चुका। अब आने वाले दिनों में इस पे पता चलेगा क्या होगा। लेकिन एक और जो सवाल है वो आज बड़ा इंपॉर्टेंट एक केस सामने आया है, और वो एक शख्स को जो है सजाए मौत हुई है और उम्र कैद की सजा है, और उसको एक ही इल्जाम के तहत 2 ट्रायल का सामना करना पड़ा है। और ये इंकशाफ जब हुआ है तो उस पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने उन जज साहब से मुतालिक बड़े अहम रिमार्क्स किए हैं। वो केस क्या है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो वो केस बता दें कि वो केस क्या है, और उसके बाद जो रिमार्क्स आए हैं जज से मुतालिक, और वो जज कौन है। देखिए, वो जज तो वही है एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका, जिन्होंने इमान मजारी और हादी अली चेठा को सजा सुनाई है। एक चीज मैं बता दूं, इसमें अमान और उसको जो सजा सुनाने वाले जज हैं वो तो हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक केस बताता हूँ जिसमें उन्होंने एक्विटल भी की हुई है, और वो इद्दत केस है। अच्छा, यानी उन्होंने रिलीफ भी दिया हुआ है, खान साहब को उस टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वो जज हैं, लेकिन वो अब जो मशहूर हैं वो ज्यादा उनकी जो सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा है वो इमान मजारी और हादी अली चेठा वाला जिस तरीके से आज जो उन्होंने जिस तरीके से सजा दी या फिर फैसला आया, सब कुछ इस वजह से ज्यादा ही वो डिस्कस हो गया। और आप ये देखें ना, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो एपलेट फोरम है, जो भी मातहत अदालत से केसेस डिसाइड होते हैं उनकी अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही आती हैं। तो एक अभी केस है वो ट्रायल के स्टेज पे है, या जज कोई उसमें फैसला करता है, तो आप कानूनी तौर पर तो उसको देख सकते हैं, कानूनी तौर पर आप उसमें फैसला भी दे सकते हैं, आप कलअदम भी कर सकते हैं, आपके पास ये पावर्स हैं ना। बिल्कुल है। लेकिन किसी के बारे में रिमार्क्स देना मेरा ख्याल है थोड़ा सा जो है गैर जरूरी इसलिए हो जाता है कि आप में और जो सोशल मीडिया के ट्रोल्स हैं उनमें फर्क होना चाहिए थोड़ा सा। ऑब्जर्वेशन से जजेस को मेरे ख्याल में थोड़ा सा इजना भी करना चाहिए, लीगल जो पॉइंट आप दें, और जो इस तरह की जो ऑब्जर्वेशन जिससे आपको लगे जिससे कुछ तनाजा एक जन्म ले सकता है, तो उस पर मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए। ये जो बात है कि जी अदालतें जो हैं वो मुर्दा हो गई हैं और जजेस नाअहल हो गए हैं, इसका क्या मतलब ये रिमार्क्स दिए हैं ना उन्होंने। हाँ, ये दिए हैं, लेकिन एक चीज तो देखें ना कि एक जिस बात पर हमने ये भी तो देखना है, एक इल्जाम के तहत क्या 2 FIR हो सकती हैं या एक इल्जाम के तहत 2 ट्रायल हो सकते हैं। ये सवाल तो उनका वैलिड सवाल है, और उन्होंने कहा कि ये जज साहब को तो देखना था। अगर जज साहब ने इसको नहीं देखा तो उन्होंने साथ में लफ्ज बोला है कि गलती हो सकती है, बदनीयती नहीं होनी चाहिए। तो अब ये कौन तय करेगा कि ये बदनीयती हुई है या गलती हुई है। असल में देखिए, जो कोर्ट होती है इसीलिए वो ये कहती है कि जो वकला हैं वो अदालत की मुआवनत करें, अदालत के सामने सारे हकाइक लाएं, और अगर आपने कोई बात छुपाई हो तो वो आपके अगेंस्ट चली जाती है कि अदालत को गुमराह किया और बात छुपाई। तो ये जो है केस, इसका देखना पड़ेगा कि इसके मेरिट्स क्या हैं केस के, और 2 FIRs अगर हुई है तो एक इल्जाम के तहत 2 FIRs नहीं होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट का भी एक डिसीजन है उसके मुताबिक नहीं होना चाहिए।
तो लेकिन ये माजी में तो हम देखते हैं पनामा केस में एक इल्जाम के तहत तीन तीन जो रेफरेंस बन गए, तो उसके बाद वो मामला हाई कोर्ट में भी गया था और जज बशीर ने पहले कहा था मैं एक ही फैसला दूंगा, लेकिन बाद में उन्होंने फिर तीनों पे फैसले आ गए। और इसी तरह अभी पीटीआई भी कहती है कि तोशा खाना का एक इल्जाम, उसके तहत आपने तीन तीन जगहों पे हमें सजाएं दे दी है, तोशा खाना 1 में, तोशा खाना 2 में, और एक तोशा खाना जाली रसीदों का केस है, उनकी जो जमानतें चल रही हैं। जी, 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 इसी तरह है, बिल्कुल। अब आपको पता है कि वो चैलेंज भी हुआ था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आए थे, ट्रायल कोर्ट से जब रिजेक्ट हुई थी चीज़ें, और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, लेकिन वो रिलीफ उस टाइम तो नहीं मिला था पनामा केस में। तीनों रेफरेंसेस बने थे और उसमें यही प्ली थी कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है ये कि 3 रेफरेंसेस बनाए जाएंगे और उनके ऑर्डर पे ये 3 रेफरेंसेस नैब ने बनाए हैं। हालांकि आपको याद होगा उसमें नैब ने किया कुछ नहीं था, वो जो जेआईटी थी सारा वो उनका केस था बनाया हुआ, और नैब वालों ने उसको सिर्फ एज ए कॉपी पेस्ट करके अल अजीजिया रेफरेंस में जिसमें सजा दी थी जज अरशद मलिक साहब ने, जो मरहूम है, इंतकाल फरमा गया, उनकी मगफरत फरमाए, उस रेफरेंस में तो नैब वाले खुद कहते थे कि हमने जो है एक खत लिखा था सऊदी हुकूमत को कि जी हमें आप इस पे सारी वो एमएलए लिखा था जो इन्फॉर्मेशन दे, तो उन्होंने उस खत का जवाब भी नहीं दिया था, लेकिन उसके बावजूद जो है सजाएं हुई थी। अच्छा देखिए, एक तो आपने चले अच्छा किया ये मिसाल दे दी कि एमएलए लिखा था और उसका जवाब नहीं आया था और उन्होंने सजाएं तो वालेकुम सलाम भी नहीं कहा था। जी, लेकिन अभी आपको मैं बताऊं कि जो तोशा खाना 2 में सजा हुई है उसमें एमएलए लिखा गया, उसका जवाब भी आया, और उसका जवाब इतना स्ट्रांग है, असल में लोग फैसला नहीं पढ़ते और कमेंट्स शुरू कर देते हैं। मैंने वो फैसला पढ़ा है, उसमें उन्होंने लिखा कि जो ज्वेलरी सेट था जहां से खरीदा गया, इन्होंने जो है इटली को लिखा, उन्होंने अपनी जो वजारत इंसाफ है उसके जरिए जवाब दिया इन्हें, और उन्होंने जो सऊदिया में जहां से ये खरीदी गई थी तोहफ जो तोशाखाना में जमा नहीं हुए और फिर बेच दिए गए, तो उन्होंने जो उसकी वैल्यू लगाई वो तकरीबन 7 करोड़ रुपए लगाई। तो ये जो है ना, अब उन्होंने एमएलए के जवाब में जो चीजें आई इनको एक फॉरेन ऑफिस के जरिए उसके मुताबिक ये केस को डिसाइड कराया है। हाँ जाहिर है, अब इस पे बहुत से फिर भी सवाल उठ सकते हैं, तो मेरे ख्याल में आज की व्लॉग को हम यहीं पे खत्म करते हैं इस दुआ के साथ। जहां होंगे खुश होंगे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे और अवैस को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।